जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लायर का कंसेप्ट कवर किया था, फिर कल के लेक्चर में हमने कुछ टेस्ट डिस्कशन और एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सीलरेटर प्रिंसिपल। एक्सीलरेटर, ठीक है। देखिए, आपको पता है इकोनॉमिक्स में हमारा कंसेप्ट सिंपल ही होते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंट थोड़ा हम जरा हाईटेक तरीके से करते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, आसान सा, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसको भी पता है, जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी उसको भी पता है, लेकिन हम प्रेजेंट करते हैं तो उसे फॉर्मल वे में प्रेजेंट करते हैं। उसी तरह मल्टीप्लायर का कंसेप्ट भी बहुत आसान, लेकिन आपको पता है कि हमने उसे फिर डायग्राम के जरिए से प्रेजेंट किया, सीखा। एक्सीलरेटर का कंसेप्ट भी बहुत ही आसान है, लेकिन हम जाहिर है उसको इकोनॉमिक्स में थोड़ा मुश्किल बना के प्रेजेंट करेंगे, ताकि पता चले ना इकोनॉमिक्स आसान सब्जेक्ट नहीं, मुश्किल है। पहले उससे हम कंसेप्चुअली समझते हैं। कंसेप्ट समझ आ गया तो लॉ भी इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगा। ये सारी वर्किंग इसकी। कंसेप्ट क्या है? दो स्टेटमेंट आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, आपने मुझे बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, या मे बी दोनों फॉल्स हो, या मे बी दोनों ट्रू हो। ये आपने एनालिसिस करना। पहली स्टेटमेंट, लिबर्टी मार्केट में शवारमा शॉप्स ज्यादा हैं, इसीलिए वहां पे शवारमा की प्रोडक्शन कंजम्पशन ज्यादा होती है। एक कंसेप्ट ये, क्योंकि मिलता जुलता कंसेप्ट हमने लॉ ऑफ सप्लाई में भी पढ़ा था, जितने ज्यादा सप्लायर उतने ज्यादा। पहला कंसेप्ट ये कि शॉप्स ज्यादा हैं, इसीलिए प्रोडक्शन आउटपुट कंजम्पशन ज्यादा है। दूसरी स्टेटमेंट, लिबर्टी में कंजम्पशन डिमांड ज्यादा है शवारमा की, या ज्यादा डिमांड होने से, ज्यादा डिमांड, शवारमा की ज्यादा डिमांड होने से न्यू शॉप्स वहां पे ओपन होंगी। बताइए, शॉप्स ज्यादा ओपन होने से भी कंजम्पशन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, और कंजम्पशन या प्रोडक्शन के ज्यादा होने से शॉप्स नहीं खुलती हैं। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। देखें, नंबर ऑफ फर्म ज्यादा होने से भी आउटपुट सप्लाई बढ़ती है, ये भी कंसेप्ट ट्रू है। और मार्केट में डिमांड ज्यादा होने से भी नंबर ऑफ सप्लायर्स ऐड होते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट मार्केट में आती है, ये भी कंसेप्ट ट्रू है। लेकिन दोनों में फर्क है। आपको याद है हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और ये आता है हमारा जीडीपी। जीडीपी, ठीक है। अब मुझे बताइएगा सोच के, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है, जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उतनी जीडीपी बढ़ेगी। कैलकुलेशन में ऐसे ही होता ना। ये कौन सा कंसेप्ट है, मल्टीप्लायर के एक्सीलरेटर? कोई भी नहीं, ये तो मैथ का कंसेप्ट है। इन्वेस्टमेंट जितनी बढ़ेगी जीडीपी उतनी ही बढ़ेगी, ये मैथ का कंसेप्ट है। मल्टीप्लायर ये नहीं है। मल्टीप्लायर क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जीडीपी आउटपुट ज्यादा बढ़ेगी, ये है मल्टीप्लायर। अब एक्सीलरेटर क्या है? इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जीडीपी आउटपुट ज्यादा बढ़ेगी, ये है मल्टीप्लायर। एक्सीलरेटर क्या है? आउटपुट ज्यादा होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ये है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर ये है मल्टीप्लायर। दोनों में फर्क है। फर्क समझ आया आपको? ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर लिबर्टी में ज्यादा कंज्यूमर वहां जाते हैं, कंजम्पशन ज्यादा है, वहां पे ज्यादा हो रही है, तो वहां पे नई शॉप्स ओपन होंगी कि नहीं होंगी? तो कंजम्पशन आउटपुट ज्यादा है तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये कौन सा कंसेप्ट है? एक्सीलरेटर। मल्टीप्लायर में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आउटपुट ज्यादा बढ़ रही है। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? एक्सीलरेटर में
आउटपुट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ रही है, इनकी वर्किंग समझ ले साइक्लिक है। यही हमारा कंसेप्ट है। क्या आउटपुट्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, यानी क्या कह रहा है, अगर आउटपुट बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, पॉजिटिवली रिलेटेड। और अगर आउटपुट कम होगी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, ये भी पॉजिटिवली रिलेटेड ही है। स्टूडेंट कहने लगा नहीं सर ये तो नेगेटिव रिलेटेड है। और नहीं, नेगेटिव रिलेटेड का मतलब होता है अपोजिट मूव होना। अगर दोनों बढ़ रही हैं ये भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों कम हो रही हैं ये भी पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो एक्सीलरेटर प्रिंसिपल क्या है, आउटपुट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट, आउटपुट पहले है इन्वेस्टमेंट बाद में। मल्टीप्लायर में इन्वेस्टमेंट पहले है आउटपुट बाद में। कुछ बात समझ आई नहीं आई? चले एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल। टेबल बिल्कुल स्केड्यूल। टेबल में हमने सपोज किया, फर्ज किया क्या, अब देखिए साबित क्या करना है, मैंने पहले ये क्लियर हो जाए। ये ला, अगर मैं ये साबित कर दिया कि आउटपुट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और आउटपुट के कम होने से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो आप मान जाएंगे कि लॉ सच्चा है, मान जाएंगे। अब मैंने यही साबित करना है बाकी के लेक्चर में, क्या कि आउटपुट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और आउटपुट के कम होने से, बाकी सारी बातें छोड़े, मुझे ये बताइए जो मैं टेबल बनाऊंगा उसमें आउटपुट पहले आएगी कि इन्वेस्टमेंट? लॉ यही कह रहा है कि आउटपुट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट चेंज होगी। मैंने दो चीजें फर्ज की। पहली चीज, कैपिटल आउटपुट रेशो इज 5:1। पहली चीज क्या की, कैपिटल आउटपुट रेशो इज, कैपिटल आउटपुट रेशो इज 5:1 है कैपिटल आउटपुट रेशो। इसमें 5 क्या है कैपिटल, 1 क्या है, जाहिर है अगर 5 आउटपुट होता तो ये कैपिटल आउटपुट की बजाय हम आउटपुट कैपिटल रेशो पढ़ रहे होते हैं। कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब पहले क्या आया फिर क्या आया, कैपिटल आउटपुट रेशो 5:1 का मतलब क्या है कि आपको एक आउटपुट इंक्रीज करने के लिए 5 रुपीज कैपिटल चाहिए। एक कैपिटल आउटपुट रेशो 5:1 का मतलब क्या है, एक आउटपुट के लिए कितना कैपिटल चाहिए। कैपिटल आउटपुट रेशो 1:7 का मतलब क्या है, 7 आउटपुट बढ़ाने के लिए एक कैपिटल। और कैपिटल आउटपुट रेशो 7:1 का मतलब क्या है, एक आउटपुट बढ़ाने के लिए 7 कैपिटल चाहिए। आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन में जो आ गया आपने उसी को यूज करना है। हमने ये नहीं सोचना कि एक कैपिटल आउटपुट रेशो 5:1 है, एक आउटपुट के लिए 5 कैपिटल चाहिए, एक आउटपुट के लिए 5 कैपिटल। हमने ये नहीं सोचना कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें एक आउटपुट के लिए 5 कैपिटल चाहिए, होगा कोई ना कोई, हमें क्या इससे, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशो समझ आ गई, मतलब क्या है, एक आउटपुट के लिए कैपिटल आउटपुट, एक आउटपुट के लिए 5 कैपिटल चाहिए। यहां तक क्लियर। डेप्रिसिएशन रेट इज 10% ऑफ लास्ट ईयर्स कैपिटल। इसमें 10% तो मुझे समझ आ गया, अकाउंटिंग में बेतहाशा पड़ा है। कैपिटल नहीं समझ आया, लास्ट भी समझ नहीं आया, लास्ट ईयर भाई अकाउंटिंग में तो पढ़ा था कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है। अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था, कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है। इकोनॉमिक्स वाले कह रहे हैं कैपिटल पे डेप्रिसिएशन होती है, ये क्या चक्कर है भाई, कंसेप्ट फर्क है। उधर अकाउंटिंग में पैसों को कैपिटल कहते हैं, यहां पे मशीनरी को कैपिटल कहते हैं, पैसों को क्या कहते हैं, मनी। एग्जैक्टली। तो कैपिटल डेप्रिसिएशन 10% ऑन कैपिटल बिल्कुल सही लफ्ज है, गलत नहीं है। दूसरा लास्ट ईयर, पिछले साल, ठीक है।
अकाउंटिंग ये एज्यूम करती है कि इस साल के एसेट पे इस साल की डेप्रिसिएशन, इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं, हमारा जो पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल होता है ना वो इस साल चलता है, वो इस साल चलता है। इस साल जो हमने नया लेके आते हैं कैपिटल वो क्लोजिंग पे लेके आते हैं, assumption का फर्क है ना। इकोनॉमिस्ट ये एज्यूम करते हैं कि हमने सारे जितने भी एसेट खरीदे बेचे वो ये एंड पे किए। बहरहाल उसने क्वेश्चन में जब कह दिया 10% ऑफ लास्ट ईयर कैपिटल, तो हमने पिछले साल के कैपिटल पे ये रेट लगाना है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जहन में रखिएगा जो कैपिटल पे डेप्रिसिएशन रेट होता है वो पिछले साल के कैपिटल पे होता है। ये दो अजम्पशन समझ आई कि नहीं? क्योंकि इन्हीं की बेस पे मैंने सारा क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। इनमें कोई मसला है तो पूछ ले। कैपिटल आउटपुट रेशो, डेप्रिसिएशन रेट जो उसने कहा हुआ है वो ही हमने यूज करना है, और जिस तरीके से कहा हुआ है वैसे ही यूज करना है। 10% कहा है तो 10% करेंगे, उसने कहा लास्ट ईयर कैपिटल तो लास्ट ईयर कैपिटल पे कहेंगे। हमने एतराज नहीं करना, नहीं रट्टा नहीं है तो सही, ये तो हमने रिक्वायरमेंट को फॉलो किया भैया, तो रट्टा काहेगा हो गया? तो रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में है कि डेप्रिसिएशन रेट 10% लास्ट ईयर कैपिटल, तो मैं थोड़ी ये कहूँगा भैया तुम्हें क्या पता, ये अकाउंटिंग में तो हम इस साल के कैपिटल पे करते हैं, चलो भाई इस साल पे लगाओ। स्ट्रेट लाइन अकाउंटिंग में मेंशन नहीं होता कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन ही करते हैं ना, तो हमें स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन में उसने 4 चीजें दी होंगी आपको, कैपिटल आउटपुट रेशो, डेप्रिसिएशन रेट, ईयर और हर साल की आउटपुट, और कहेगा लो साबित करो। क्या साबित करना है? साबित क्या करना है कि आउटपुट इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है। हम निकाल लीजिए, करते हैं। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हम परसेंटेज में साबित करेंगे ये। आउटपुट इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, परसेंटेज में साबित करेंगे ये। ईयर 0 तो बेस बनाने के लिए, परसेंटेज एज कोई नहीं, कैलकुलेट ही नहीं हो सकती ना भाई, 0 में तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकती ईयर 0 में। ईयर 1 में बताइए परसेंटेज चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 0%। ईयर 2 में कितनी है? 10%। ईयर 3 में कितनी है? 10। यही इसी को पकड़ना चाह रहा हूं। ओ भैया इधर 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 आके बैठ, अरे भाई कैलकुलेटर लेके आ गया। ये आपने कैसे 10% कैसे कैलकुलेट हुआ भला? चेंज 10 डिवाइडेड बाय बेस क्या है? 100। जब 100 से 110 पे आया तो कितने परसेंट? 10 डिवाइडेड बाय 100, 10% आया। जब 110 से बढ़ के 120 आउटपुट हुई, कितने परसेंट चेंज आया? चेंज 10 डिवाइडेड बाय बेस क्या है? 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितने परसेंट आया? 9.1। या बाकी एक स्टूडेंट बोले, बाकी सिर्फ कंफर्म करे कैलकुलेशन, भाई किसकी कैलकुलेशन अच्छी। हाँ बस आप बताएं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जो है वो कैलकुलेशन करके देखें, सही 9.1 नहीं है, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करते रहेंगे हम। हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 नहीं करते यार, मेहरबानी आपकी जी। ईयर 4 में चेंज कितना हुआ? 10 का 10, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया भैया? उसको जिम्मेदारी लगाई हुई है ना, उसको अदा करने दें। 8.33। फिर इसके बाद 130 से 120 जी भाई, 10 का चेंज है, 130 से डिवाइड करना है। भाई कैलकुलेट करके बता, मैं इतना बड़ा साइंसदान नहीं हूं। 7.7 गलत है, -7.7 है। अभी हमारा सारा लॉ गलत हो जाना था।
-7 पॉइंट कैसे आया? 130 से चेंज होगी 120, -10 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस कॉलम में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें। रिक्वायर्ड कैपिटल 100 आउटपुट चाहिए, कैपिटल कितना चाहिए? कैसे पता चला 500? कैपिटल आउटपुट रेशियो से। कैपिटल आउटपुट रेशियो 5:1 का मतलब क्या है? एक आउटपुट के लिए 5 कैपिटल चाहिए, एक आउटपुट के लिए 5 कैपिटल चाहिए। 100 आउटपुट के लिए कितना कैपिटल चाहिए? 500। 100 आउटपुट के लिए कितना कैपिटल चाहिए? 110 के लिए कितना चाहिए? 120 के लिए कितना चाहिए? 130 के लिए कितना चाहिए? 120 के लिए कितना चाहिए? यहां तक क्लियर? समझ नहीं आई? कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या? नहीं अब ऐसे नहीं, अब पूरा समझाए। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या? कि एक आउटपुट के लिए 5 कैपिटल चाहिए। कैपिटल आउटपुट रेशियो 5:1 में ये कैपिटल है, ये आउटपुट है। कैपिटल एक आउटपुट के लिए 5 कैपिटल चाहिए, एक आउटपुट के लिए 5 चाहिए। 100 आउटपुट के लिए कितना चाहिए? 500। 120 के लिए कितना चाहिए? 130 के लिए कितना चाहिए? क्लियर? रिक्वायर्ड कैपिटल आ गया। अब बताइए कि हमें, ये तो है पहले वाला तो 0 है, ईयर 1 में न्यू इन्वेस्टमेंट चाहिए कोई? नहीं चाहिए। ईयर 2 में कितनी चाहिए न्यू इन्वेस्टमेंट? 50। ईयर 3 में कितनी चाहिए नई इन्वेस्टमेंट? 50। ईयर 4 में कितनी चाहिए? 50। ईयर 5 में कितनी चाहिए? -50। ये देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ये रिक्वायर्ड कैपिटल दोबारा बता दूं? रिक्वायर्ड कैपिटल निकला कैपिटल आउटपुट रेशियो से। रिक्वायर्ड कैपिटल कहां से निकला? कैपिटल आउटपुट रेशियो से। कैपिटल आउटपुट रेशियो 5:1 का मतलब क्या है? एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 कैपिटल चाहिए, तो 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना चाहिए? 110 के लिए कितना चाहिए? 5000 अब 110, 5000 अब 120, 5000 अब 130, 5000 अब 120, यही तो है। 5 का बढ़ा है, ये फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। 5 का बढ़ा सुना दो मुझे। हाँ, अब देखें, पिछले साल में हमने 100 यूनिट बनाना था, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी? अगले दिन 110 यूनिट बनाना है अगले साल, तो क्या 500 के एसेट होने चाहिए हमारे पास? इन्वेस्टमेंट 110 यूनिट बनाने के लिए कितने की इन्वेस्टमेंट चाहिए? 550 की। अब यूनिट बढ़ाने हैं, क्या फौरन बढ़ जाएंगे? उसी जो हमारे पास मशीन है उसी से बन जाए? भाई नई मशीन नहीं लानी पड़ेगी। नहीं समझा रहा हूं भाई, आउटपुट बढ़ानी है तो नई मशीनरी भी तो लानी पड़ेगी। पैसे चाहिए आउटपुट बढ़ाने के लिए, पैसे चाहिए और क्या नहीं चाहिए? 100 आउटपुट के लिए पैसे 500 चाहिए, 110 के लिए। पिछले साल हमारे पास 500 थे, इस साल 550 करने हैं, तो कितने मजीद पैसे लेके आने हैं? क्लियर हुआ? 110 से 120 आउटपुट करना है, आउटपुट बढ़ानी है। 110 के लिए 550 कैपिटल चाहिए, 120 के लिए 600 चाहिए, घर से 50 रुपए लाने पड़ेंगे। ये है न्यू इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुई है बात? न्यू इन्वेस्टमेंट क्लियर हुई?
अब अगला कॉलम कौन सा है? इसकी डेप्रिसिएशन तो कोई नहीं, 0। पहले साल की डेप्रिसिएशन क्या है? कैसे कैलकुलेट हुआ भैया? 50 कैसे कैलकुलेट हुआ? 5% ऑफ लास्ट ईयर्स कैपिटल। लास्ट ईयर्स कैपिटल कितना है? 5। ये है हमारा टोटल कैपिटल। ये है जो न्यू कैपिटल चाहिए, जो इस साल घर से लेके आना है। ये टोटल कैपिटल चाहिए, ये न्यू जो घर से लेके आना। डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 10% ऑफ लास्ट ईयर कैपिटल। लास्ट ईयर का कैपिटल है 500। इस 50 को कैलकुलेट करते हुए 10% को हमने किससे ज़रब दिया भला? इससे नहीं, इससे। इस साल की डेप्रिसिएशन 10% ऑफ लास्ट ईयर्स कैपिटल। लास्ट ईयर्स कैपिटल लिखा हुआ है, लास्ट ईयर्स कैपिटल। इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 22 साल 600 पे 10% नहीं लगेगा। लास्ट ईयर्स कैपिटल कह दिया उसने 55। यहां पे लास्ट ईयर्स कैपिटल, यहां पे 65 क्यों? 60 क्यों नहीं? लास्ट ईयर्स कैपिटल। ठीक है, दो चीजें हमने सपोज की थी। पहली चीज इसके लिए और दूसरी चीज इसके लिए। देखिए टेबल समझ आया? नेगेटिव का मतलब ये है कि अब आपका बिजनेस जो है ना वो कम हो गया है। अब मशीन घर में लेके जानी हो तो ले जाए, अब ऑफिस में जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब देखें, अब मुझे जरा सोच के बताइए, पहले साल में कितने पैसों की जरूरत थी? दूसरे साल में हमें घर से कितने पैसे लेके आने चाहिए? 50 क्यों? कंसेप्चुअली पहले आंसर दें। पिछले साल कैपिटल चाहिए, पिछला 500, इस साल भी 500। आप मेरे ख्याल में तो घर से 0 रुपए लेके आने हैं, क्योंकि पिछले साल भी 500 था, इस साल भी 500। आप कहेंगे सर जो पिछला पूरा साल एसेट इस्तेमाल होता रहा है उसकी वैल्यू कम हुई है, वो वैल्यू जो है टॉप अप नहीं करनी, दोबारा रीफिल नहीं करनी, लेवल पे नहीं लाना। हमें हर साल डेप्रिसिएशन को भी तो रीफिल करना होता है। अगर आपके एसेट का लेवल सेम भी रखना है ना, एसेट का लेवल सेम, फिर भी आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। क्यों? ताकि जो एसेट डेप्रिशिएट हो रहे हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। डेप्रिशिएटेड एसेट्स को भी देखिए, एक हमें बिजनेस में 2 खर्चे करने पड़ते हैं। जो एसेट डेप्रिशिएट हो रहे हैं उनको रिप्लेस करना है, और दूसरा अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो नए एसेट खरीदने हैं। घर से 2 तरह के पैसे लेके आते हैं। अगर सेम लेवल पे भी हर साल हमने बिजनेस लेवल सेम पे रखा हो ना, फिर भी घर से पैसे लेके आएंगे। किस लिए? ताकि डेप्रिशिएटेड एसेट्स को रिप्लेस कर सके। और अगर बिजनेस ग्रो करना हो तो फिर 2 पैसे लेके आएंगे घर से, एक डेप्रिशिएटेड एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए और दूसरा न्यू एसेट खरीदने के लिए। तो बताइए यहाँ पे जो हमने ग्रॉस टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए घर से पैसे लेके आने हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन के पैसे लेके आने हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट के भी? पहले बताइए ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? तो बताइए मैंने घर से कितने पैसे लेके आने? ये 0 में 0, 1 में 50, 2 में 3 में 4 में और इसमें। ठीक, कौन सा? 15। इन दोनों को ऐड किया हमने। ये दोनों पैसे वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल पैसे घर से कितने लेके आने हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। इसके लिए हमने इन दोनों कॉलम को टोटल किया। ये वाला कॉलम इन दोनों कॉलम, ये कॉलम क्या है ये समझ आ गई? ये वो पैसे हैं जो हमने ग्रो बिजनेस कर रहा है तो लाने हैं, और ये वो है जो कि डेप्रिशिएटेड एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए लाने हैं।
ठीक है, अब क्या करना है? अब तो सबसे आसान काम परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। पहले साल की तो कोई होगी नहीं, ठीक है, दूसरे साल की भी नहीं है, तीसरे में कितना चेंज आया? 50 का 50 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय, भाई परसेंटेज कैलकुलेट करें ना, उधर सिखाती थी ना परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कितने परसेंट आएगा? 100%। 100 से 5 परसेंटेज, 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया? 5%। यहां पे कितने परसेंट आया? 105 से 110 हुई इन्वेस्टमेंट, 5 का चेंज है। 5 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100 4.76 4.8 कर ले, राउंड ऑफ कर लेते हैं। नेक्स्ट 110 से 15 95 चेंज आया -95 -95 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100 -86.4%। ये कैसे आसान लगे? 110 से 15 इन्वेस्टमेंट हो गई, चेंज कितने का आया? 95 डिक्रीज, तो -95 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हो गया ये? अब देखिए साबित हमने क्या करना था। आउटपुट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, आउटपुट कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होती है। ये देखें आउटपुट बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रही है, आउटपुट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। ये प्लस है ना, ये सारे प्लस है। आउटपुट में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बढ़ रही है। परसेंटेज डिफरेंट है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है वैसे वैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। हमने ये नहीं देखा था कि कितनी इन्वेस्टमेंट से कितनी आउटपुट बढ़ रही है, ये नहीं, क्वांटिफिकेशन नहीं, सिंपल कंसेप्ट। आउटपुट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, उधर देखें आउटपुट बढ़ रही है, इधर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। एग्री करते हैं? और जब आउटपुट कम हुई, आउटपुट कम हुई, इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, वो नेगेटिव हुई तो ये भी नेगेटिव हुई। यही तो हमारा एक्सीलरेटर प्रिंसिपल था। क्या एक्सीलरेटर प्रिंसिपल था? आउटपुट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। देखिए साबित हो गया। अब आपको समझ में आया कि वो 130 से 120 पे क्यों गया था, क्योंकि उसने लॉ के दोनों हिस्से कवर करने थे। उसने ये भी बताना था कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, आउटपुट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। उसने ये भी बताना था कि आउटपुट के कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होती है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म कर देता ना 130 पे, आपको ये तो समझ आ जाती आउटपुट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, लेकिन ये समझ ना आ पाती कि आउटपुट के कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होती है। पिक्चर क्लियर ना होती, दोनों साइड्स क्लियर ना होती पिक्चर की। जी कुछ कुछ समझ आया? कहें तो एक दफा फिर समझा दूं? नहीं? अच्छा फिर मुझे बताइए, एग्जाम में जब एक्सीलरेटर प्रिंसिपल हमसे पूछेगा तो कौन सी, वैसे तो हम खुद से भी टेबल याद कर जाएंगे ये वाला, कि क्यों नहीं, कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है? 5:1, और डेप्रिसिएशन क्या है? 10% ऑफ लास्ट ईयर कैपिटल। ईयर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 है। और आउटपुट क्या है? 0 पे, 100, 1 पे, फिर 110, फिर 120, फिर 130, फिर 120। बस ये 4 चीजें पता है, बाकी सारा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज आउटपुट कैसे कैलकुलेट किया? सिंपल परसेंटेज से, ये आपने मैथ स्टैट में सीखी हुई है, परसेंटेज कैलकुलेट करना। रिक्वायर्ड कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया? कैपिटल आउटपुट रेशो से।
आउटपुट को कैपिटल वो रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यू इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट की? आउटपुट का डिफरेंस। ये हमें टोटल कैपिटल चाहिए उस साल में, 500 हमारे पास ऑलरेडी है, नया कितना चाहिए? 550 ऑलरेडी है, अगले साल नया कितना चाहिए? 50 600 डिफरेंस न्यू कैपिटल। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की? लास्ट ईयर के कैपिटल में। और घर से जो पैसे न्यू इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, घर से पैसे जो ये टोटल इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, जो घर से टोटल इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, सिर्फ न्यू एसेट जो खरीदने हैं वो लेके आने हैं कि जो डेप्रिसिएट हो रहे हैं उनका रिप्लेसमेंट करने के लिए भी लेके आने हैं। तो देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट में दोनों को ऐड किया, फिर परसेंटेज कैलकुलेट की उसकी। भाई कुछ को समझ आया? फिर से समझा दूं? नहीं? अच्छा चलिए आगे चलते। छोटे मोटे कंसेप्ट क्या? कैपिटल आउटपुट रेशो सेम रहनी चाहिए। कैपिटल आउटपुट रेशो क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। ये तो मल्टीप्लायर में भी नहीं पढ़ा था कि कोई रेशो सेम रहनी चाहिए। वो शेख साहब वाली बात हुई थी कल परसों, मुझे याद है। मल्टीप्लायर में वो कौन सी असम्पशन थी जिसमें हमने कहा था सेम रहना चाहिए? इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड रिपीटेडली, ये अलग असम्पशन थे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कंज्यूम सेम रहनी चाहिए। यहां पे क्या असम्पशन है? कैपिटल आउटपुट रेशो हर साल देखिए सेम है, किसी साल चेंज तो नहीं की हमने। तो ये असम्पशन है, कैपिटल आउटपुट रेशो सेम रहनी चाहिए, सेम रहे। ये समझ आ गई? इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट रिजल्ट इन इंक्रीज इन रियल प्रॉफिट। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि जब आउटपुट बढ़े तो फर्म को मुनाफा होना चाहिए। अगर आउटपुट बढ़ने से फर्म को नुकसान होगा, फर्म आउटपुट नहीं बढ़ाएगी। हम ये फिर साबित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है क्या हमेशा आउटपुट बढ़ाने से मुनाफा होता है? वो हमने वो पढ़ा है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट से, फिर प्रॉफिट होगा। अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से, फिर लॉस होगा। उस सूरत में आउटपुट को हमें कम कर देना चाहिए। तो आउटपुट बढ़ने से दूसरी असम्पशन क्या है? फर्म को हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट। क्योंकि अगर लॉस होगा तो फर्म आगे चलेगी नहीं। फर्म हमें कंसेप्ट समझाने के लिए अपना नुकसान थोड़ी करवाएगी। वो तो प्रॉफिट होगा तो फिर ही आगे चलेगी ना कहानी। सप्लाई ऑफ मनी इज अवेलेबल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल। आउटपुट बढ़ानी है, पैसे चाहिए कि नहीं? कहता है ये पैसे अवेलेबल होने चाहिए। ये पैसे कहां से आएंगे? घर से। घर नहीं है तो बैंक से। अगर ना घर में पैसे हैं ना बैंक में पैसे हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये वाली इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? पैसों से। कह रहा है सप्लाई ऑफ मनी अवेलेबल हो और इन पैसों से आप लेबर को भी खरीद सके, हायर कर सके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी अवेलेबल हो। भाई समझ आ रही है कि नहीं? नई इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए कि नहीं? ये पैसे तो सप्लाई ऑफ मनी अवेलेबल हो। ये ना बैंक से हम पैसे ले जाए, बैंक के कोई पैसा नहीं देना। सप्लाई ऑफ मनी अवेलेबल हो, ये ना पैसे ले आए मार्केट में हमें कोई वर्कर ना मिले। बहुत बात ऐसा होता है काम का कारीगर ही नहीं मिलता, तो आपने दुकान चाहे अच्छी जगह पे खोली है, बड़ा टिप टॉप करके, उसको अच्छा वर्कर नहीं है, कोई नहीं आएगा, आउटपुट नहीं बढ़ सकेगी आपकी। तो उसने कहा सप्लाई ऑफ मनी, पैसे भी होने चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप आउटपुट बढ़ाएं। यह है असम्पशन। भाई वो सुन ही नहीं रहे थे, मुझे सारा लॉ दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। नहीं वो सुन ही नहीं रहा था। लॉ में क्या पढ़ रहे हैं? एक्सीलरेटर प्रिंसिपल। एक्सीलरेटर प्रिंसिपल क्या होता है? आउटपुट के बढ़ने से, आउटपुट और इन्वेस्टमेंट पॉजिटिवली रिलेटेड। आउटपुट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। टेबल में बनाने के लिए हमें चार चीजें क्या चाहिए? कैपिटल आउटपुट रेशो, डेप्रिसिएशन रेट, ईयर, आउटपुट। आउटपुट से क्या कैलकुलेट करना है हमने? सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन आउटपुट।
फिर उसके बाद आउटपुट से ही एक और चीज कैलकुलेट करनी है, रिक्वायर्ड कैपिटल। फिर रिक्वायर्ड कैपिटल पे डेप्रिसिएशन निकाल लें और न्यू कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल से न्यू कैपिटल, चाहे डेप्रिसिएशन पहले निकाल लें बाद में फर्क कोई नहीं पड़ता, दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है ना। रिक्वायर्ड कैपिटल से हमने डेप्रिसिएशन भी, न्यू कैपिटल भी। न्यू कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल कैपिटल का फर्क। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? पिछले साल पे रेट लगाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट जो घर से लेके आनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट, और फिर इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। तो दोनों को, अच्छा कंपैरिजन किसको करना है? लॉ में जो कंपैरिजन करना है ना, वो इसको और इसको करना है। हमने सारा काम इन दोनों के लिए किया, ये तो पहले हैंड ही कैलकुलेट हो जाती है ना, ठीक है। टेबल होते ही पहला काम हम यही करते हैं, परसेंटेज इन आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज चेंज इन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए सारा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी। असम्पशंस क्या है एक्सीलरेटर प्रिंसिपल की? 4। पहली असम्पशन कौन सी है? कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट। दूसरी, आउटपुट बढ़ने से रियल प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। तीसरे, सप्लाई ऑफ मनी भी अवेलेबल हो। चौथे, अब बस जरा ध्यान से सुनिएगा अगली बात, लिमिटेशंस। एक लिमिटेशन आसान है, एक थोड़ी ज्यादा आसान है। कौन सी पहले बताओ? ज्यादा आसान वाली पहले। टाइम लग और भाई न्यू मशीनरी लाने में टाइम लगेगा और कुछ एडजस्टमेंट कॉस्ट भी होती है। जरा एडजस्टमेंट कॉस्ट सुनिए। अकाउंटिंग में अगर आप फिक्स एसेट कि आपने परचेजिंग की एंट्री की हुई है तो आपको पता होगा जब फिक्स एसेट परचेज करते हैं उसे इंस्टॉल भी करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी होती है जिसे कैपिटलाइज करते हैं। तो कहते हैं वो किधर है? 50 रुपए का तो नया कैपिटल नया इन्वेस्टमेंट आ गई ना, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट किधर है? वो एडजस्टमेंट का एज्यूम किया, वो यही कह रहा है इसमें एडजस्टमेंट कॉस्ट हम लोगों ने कंसीडर ही नहीं की। और दूसरा, मशीनरी आने में बाजुकात मशीनरी साथ वाली दुकान से मिल जाती है, बाजुकात बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जर्मनी से, ठीक है। उसमें टाइम लगेगा किसमें? मशीनरी इंस्टॉल करने में, और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आपने कंसीडर नहीं की। हमने कहा अच्छा अब सुने, लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेयर कैपेसिटी क्या कह रहा है? स्पेयर कैपेसिटी होगी तो एक्सीलरेटर काम करेगा, के कह रहा है स्पेयर कैपेसिटी होगी तो एक्सीलरेटर काम नहीं करेगा। मैं पहले सोच लूं, मल्टीप्लायर में क्या रूल था? मल्टीप्लायर में रूल था कि स्पेयर कैपेसिटी होगी तो मल्टीप्लायर काम करेगा। फुल कैपेसिटी पे, फुल एम्प्लॉयमेंट में मल्टीप्लायर काम, मल्टीप्लायर का रूल क्या है? स्पेयर कैपेसिटी होगी तो काम करेगा। इसका रूल क्या है? स्पेयर कैपेसिटी होगी तो काम नहीं करेगा। नहीं समझ आई? भाई अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो उसी में से चीजें बनाएगा ना, नई मशीनरी थोड़ी लाएगा। एक्सीलरेटर मल्टीप्लायर में फर्क है। मल्टीप्लायर क्या है? स्पेयर कैपेसिटी होगी तो चलेगा मल्टीप्लायर। एक्सीलरेटर क्या है? स्पेयर कैपेसिटी होगी तो मल्टीप्लायर। यहां पे टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे माइंड में छोड़ गया। इसका मतलब यह हुआ कि स्पेयर कैपेसिटी पे मल्टीप्लायर काम करेगा, एक्सीलरेटर नहीं करेगा। फुल कैपेसिटी पे एक्सीलरेटर काम करेगा। वापस आते हैं आपका पहले क्वेश्चन की तरफ जो लेक्चर के स्टार्ट में पूछा था। क्वेश्चन मेरा ये था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगी। दूसरी स्टेटमेंट, आउटपुट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। क्या प्रैक्टिकल? दोनों स्टेटमेंट बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आउटपुट ज्यादा बढ़ती है, मल्टीप्लायर। आउटपुट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एक्सीलरेटर। बताइए प्रैक्टिकली इकोनॉमी में मल्टीप्लायर अलग, एक्सीलरेटर अलग काम करेंगे यदि जब मल्टीप्लायर होगा एक्सीलरेटर नहीं?
कि दोनों इकट्ठे काम कर रहे होंगे? इकट्ठे काम कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से, ये सर्कल होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आउटपुट बढ़ती है, आउटपुट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आउटपुट बढ़ती है, आउटपुट बढ़ने से नहीं, अभी नहीं, ये देखें, अभी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, अभी कोई मजेदार नहीं लगा। अब देखें, एग्रीगेट सप्लाई, जीडीपी या आउटपुट, यहाँ पे प्राइस लेवल। अब देखें, इकोनॉमी यहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से आउटपुट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ाने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर को मिला रहा हूं मैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आउटपुट बढ़ रही, आउटपुट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आउटपुट बढ़ रही, आउटपुट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही। लेकिन यहां पे आगे तो महंगाई होना शुरू हो गई, महंगाई होना शुरू हो गई। इसलिए हमने क्या फैसला किया, भाई इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई, यू टर्न कर ले भाई। कैसे? इन्वेस्टमेंट कम कर लें, इन्वेस्टमेंट कम करने से आउटपुट, आउटपुट कम करने से वही रिवर्स है, इन्वेस्टमेंट कम करने से आउटपुट, आउटपुट कम करने से इन्वेस्टमेंट। फिर यहां पे आके हम कहेंगे नहीं आउटपुट, फिर आगे, फिर ये थोड़ा 2-3 दफा आके यहां पे आके स्टेबल हो जाएगी इकोनॉमी, यहां पे आके फिर स्टेबल हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये था मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर दोनों को इकट्ठा। यानी लिखा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 भी बढ़ा दिया आपको। अब आपने घर जाके क्या करना है भला? खूब सोना है। हाँ जी। और उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। इसके एंड पे क्वेश्चन है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 के एंड पे क्वेश्चन नंबर है 13। ये क्वेश्चन आपने रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करके लाना है, और चैप्टर 7 के एमसीक्यू सारे अटेम्प्ट करके लाने हैं। ठीक है, ये 2 काम कर लेंगे। अच्छा, ये टेबल समझ आ गया कि दोबारा समझा दूं? अच्छा, चलें ठीक।